नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। राहुल महाजन जी, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का ही। इस वक्त देश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनाव चल रहा है, चुनावी दंगल का दूसरा राउंड है, तो वहीं आम आदमी पार्टी में उठापटक है। और ये जो बंगाल से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात, तमाम सियासी सरगर्मियां में एक एक करके आपके सामने रखने जा रही है। और सबसे पहले बात होने जा रही है पश्चिम बंगाल की। बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पहले फेज में बम्पर वोटिंग से जहां बीजेपी गदगद है, टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। अब दोनों का फोकस दूसरे फेज की वोटिंग पर है। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का सुपर शनिवार है। आज बंगाल के सियासी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में बंगाल की 7 सीटों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। और लगातार आप चर्चाओं में देख ही रहे हैं कि टीएमसी पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज को लेकर ज्यादा आश्वस्त रही है। इन जिलों में आने वाली 142 सीटों में से टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटों पर कामयाबी मिली। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज में कैंपेन में ज्यादा ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। आज जिन जिलों में बीजेपी के नेता इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल की हैं। साउथ बंगाल की अगर बात करें तो इस रीजन में 107 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 89 सीटों पर इसी क्षेत्र में जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी। साउथ बंगाल की ये सीट जो हॉट सीट है, वो आपको बता दें, नादिया 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी वर्धमान, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। और भवानीपुर का रण तो बड़ा भीषण है, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी सीधा मुकाबला है। तो ये सेकंड फेज का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था, जिसके बाद ममता भवानीपुर सीट से बाई इलेक्शन लड़कर विधानसभा पहुंची थी। और इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव नहीं लड़ रही है, उनका पूरा फोकस भवानीपुर पर है। और भवानीपुर में भी इलेक्शन कैंपेन की कमान अभी तक तो फिरहाद हाकिम, उनके जो करीबी हैं, वो उठा रहे थे, अब वो खुद पदयात्रा कर रही हैं। कोलकाता भवानीपुर सीट ममता बनर्जी 3 बार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। पिछली बार ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा 58,000 वोटों के अंतर से सीट निकाली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। अब सोशल बैलेंस पर हम बात करें, उससे पहले इन तस्वीरों पर जरा फोकस करें। ममता बनर्जी की ताकत ही सबसे बड़ी यह है कि वो पद यात्रा पर निकल जाती हैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ। वो माहौल परिवर्तित करने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी तो इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार की बात कर रही है। अब आप सोशल बैलेंस जिसकी बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का सोशल बैलेंस ये कहता है 42% यहां पर बंगाली हिंदू हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं। 24% यहां पर मुस्लिम आबादी है। अब कायस्थ वोटर की आबादी देखें तो 26.2% है। मारवाड़ी वोटर्स की संख्या यहां पे 10.4% है। तो अब आप गुजराती कहें, सिख वोटर कहें, नॉन बंगाली हिंदू वोटर कहें, यहां पर अच्छी खासी आबादी इन तमाम मतदाताओं की भी है। अब क्या फैक्टर काम करेगा इनके बीच, वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक बयान आपके सामने रख दें। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता। फिरहाद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। 2.5% वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर में ममता बनर्जी के हार की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के पक्ष में इतनी जबरदस्त लहर है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हरा देंगे।
भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्लोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा? लहर है, बहुत बड़ी लहर। अब लहर वाले चुनाव की बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं भवानीपुर से ही चर्चा की शुरुआत करती हूं। अजीत जी, ये वो क्षेत्र है जहां पर गैर बंगाली हिंदू वोटर एक अच्छी आबादी में है। बिल्कुल, वो एक बड़ा फैक्टर है जो मानकर चल रहा है कि यहाँ का बिहारी, यहाँ का गुजराती, यहाँ का मारवाड़ी, यहाँ का नॉन बंगाली वोटर, ये तो बीजेपी का वोटर है। हाँ, वो 34% है। आपने बताया कि वो 34% के करीब वो आबादी है जो नॉन बंगाली हिंदू है। तो नॉन बंगाली हिंदू बीजेपी का कोर वोट है, सिर्फ भवानीपुर में नहीं, पूरे बंगाल में जहां भी है। आप एकदम नॉर्थ से शुरू करिए, जहां चुनाव हो गया, एकदम उत्तर बंगाल के जिलों से लेकर के और दक्षिण बंगाल में एकदम नीचे तक जो झारखंड से लगते इलाके हैं या जो बिहार से लगते इलाके हैं, जहां भी देखिए जो नॉन बंगाली है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ये 34% वोट तो एक बड़ा, हम ये मान सकते हैं कि उसमें भी ममता बनर्जी को मिलेगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी कहेगा तो वहां से शुरू करेगा, उतना वोट लेकर के शुरुआत करेगा। और ममता बनर्जी जो 24% मुस्लिम वोट है वो लेकर के शुरुआत करेंगे। ये तो इनका इसमें ज्यादातर वोट तो 10% का अभी मार्जिन है, 34 और 24। अभी मैं कैसे मान के उसमें ममता बनर्जी का ही वोट है जो गैर बांग्ला भाषी हिंदू है। और 42% बांग्ला भाषी जो हिंदू है वो एक बड़ा वोटर समूह है जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, उनकी पार्टी को सपोर्ट करता है। बीजेपी के साथ उसकी एक जो चारित्रिक और सांस्कृतिक भिन्नता है वो पूरे प्रदेश में है, वहाँ वो दिखती है। लेकिन ये जो भद्रलोक है बंगाली के, साउथ बंगाल की सीट है ये भवानीपुर की, और इसमें जो गैर बांग्ला भाषी आबादी है उसमें बड़ी संख्या मारवाड़ी लोगों की है जो गुजरात और राजस्थान के हैं, या फिर उसमें सिख भी हैं, जैन भी बड़ी संख्या में है। तभी ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी जैन मंदिरों में भी जा रही हैं, सिख गुरुद्वारे में भी जा रही हैं, सब कर रही हैं। वो उसमें वो कुछ डिवाइड करके कुछ वोट लेना चाह रही हैं। अगर बंगाली भद्रलोक में, जैसा आपने कहा कि उस 42% में अगर 26% कायस्थ है और नितिन नवीन वहां मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अभी राहुल सिन्हा को भी राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी कायस्थ है। तो अगर हालांकि बंगाल के चुनाव में जाति के आधार पर इतना फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, इसके बावजूद अगर इस माइक्रो लेवल पर बीजेपी जा रही है कि उस वोट को जो बांग्ला भाषी हिंदू है उसमें भद्रलोक में अगर डेंट करना है ममता बनर्जी को, तो इसका मतलब कि बीजेपी एक तय करके चल रही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को घेरो, यहाँ उनको कम हराओ। यहाँ मैं साउथ 24 परगना की भी बात कर लेती हूँ, फिर राहुल जी आपके पास आती हूँ। भवानीपुर और साउथ 24 परगना दोनों पर बात होगी। दूसरे फेज में वोटिंग पर नजर यहाँ पर भी होगी। यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दक्षिण 24 परगना जिले में 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2021 में टीएमसी ने 30 और आईएसएफ ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार इस जिले में सीट पर प्रचार कर रहे हैं। साउथ 24 परगना जिले की जाधवपुर सीट की बात कर लें, ये लाइमलाइट में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की थी। आज अमित शाह यहां पर जनसभा रोड शो करने जा रहे हैं। जाधवपुर विधानसभा सीट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2021 चुनाव में टीएमसी के देवव्रत मजूमदार यहां से चुनाव जीते थे। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनावों में 13 बार सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है। 1987 से 2006 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य यहां से जीते। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हराया। इस चुनाव में बंगाल में बड़ा बदलाव हुआ और 34 सालों के बाद वाम मोर्चा की सत्ता का अंत हुआ। तो जाधवपुर कितना महत्वपूर्ण है, राहुल जी? चर्चा इस बात पर भी कि जाधवपुर से ही सत्ता के परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। बीजेपी एक्सपेक्ट करिए कि अगर यहां से एक परिवर्तन आता है तो पूरे प्रदेश में परिवर्तन तय है। देखिए, सेकंड फेज की अगर हम बात करें, मैं पूरे सेकंड फेज की, जाधवपुर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरे सेकंड फेज की अगर हम बात करें, और आपने साउथ 24 परगना की भी बात की, तो साउथ 24 परगना एक ऐसा इलाका है जहाँ पे डिलीशन ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा, 9 लाख से ज़्यादा डिलीशन ऑफ वोट्स हैं। उसका एक असर जो है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो वोटिंग वाले लोग हैं उसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि हमारा वोट गलत तरीके से कटा है, या फिर उस तरह का अगर कोई माहौल बनता है तो भी है। और दूसरी तरफ जो वोटिंग लिस्ट साफ भी हुई है उसका भी असर, ये भाई बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं नहीं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वो भी असर दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर जो टीएमसी है इस पूरे सेकंड फेज में वो बहुत स्ट्रांगली सामने आई थी।
अगर हम 142 सीटों की बात करें तो मेरे ख्याल से 123 और समथिंग इतनी सीटें जो जीती थी। अब बात आती है कि इन पूरे इलाकों में जो है वो बीजेपी के इनरोड्स कैसे होंगे। नेचुरली बीजेपी जो है वो ये मान रही है कि इतना सारा जो टीएमसी का सर्च था वो क्या रह पाएगा। बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है और शायद उसमें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हो, लेकिन सर भवानीपुर क्या बीजेपी निकाल लेगी? देखिए भवानीपुर जो है ना वो बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपने खुद ही बताया 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, उसमें 40% जो है वो वोट कटे हैं। अच्छा, उस पॉपुलेशन में से 40% एफआईआर के तहत बहुत सारे नाम कटे। 58 या ऐसे कुछ 58,000 से पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी। 47,000 शायद वोट, 51,000 वोट कटे। दरअसल 58,000 का वो जो उनका वोट जितने का रिकॉर्ड था उतने ही आसपास वोट कटे भी हैं, तकरीबन 60,000 के आसपास। दूसरी बात ये भी है कि आप अगर विधानसभा छोड़ दें और उसके बाद लोकसभा चुनाव में आ जाएं 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 8 ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं जिसमें बीजेपी 8 में से 5 असेंबली सेगमेंट्स भवानीपुर के ऐसे जहां पे बीजेपी लीड की थी, और जो अंतर था वो अगर उस देखे तो 8,000 पहुंच गया था, 8,000 कुछ पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए केक वॉक होगा। हाँ, स्ट्रांग सीट है उनके लिए मतलब एक सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन बीजेपी का सर्ज भी वहां पे दिखाई देता है। दक्षिण 24 परगना जिले की एक और हॉट सीट है डायमंड हार्बर विधानसभा सीट, जहां से अभिषेक बनर्जी 2014 से लगातार सांसद है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में यहां टीएमसी ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम वोटर 39.50% है। अनुसूचित जाति की आबादी 20.19% है। राजनीतिक रूप से आप देखें तो इस सीट पर लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा। सीपीआईएम ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की, लेकिन 2011 के परिवर्तन के बाद से यहां पर राजनीतिक रंग पूरी तरह से टीएमसी का छाया रहा। 2011 में और 2016 में यहां से दीपक कुमार हल्दर ने टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच का है, और डायमंड हार्बर ऐसी सीट है। अभिषेक बनर्जी ऐसे चेहरे हैं जो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 चेहरा उन्हीं का है। मैं हावड़ा सीट की भी बात कर लूं, फिर डायमंड हार्बर और हावड़ा दोनों पर बात हो जाएगी। हावड़ा जिला भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां पर भी टीएमसी का एक छत्र राज है। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। जिलों की 3 लोकसभा सीट भी टीएमसी के ही पास है। अब बीजेपी ऐसे में हावड़ा की 16 सीटों का ये जो चैलेंज है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अजीत जी, हावड़ा और डायमंड हार्बर दोनों सबसे ज्यादा चुनौती, सबसे ज्यादा तीखा वार अगर किसी ने किया है तो वो अभिषेक बनर्जी हैं। बिल्कुल, अभी 2 जिलों की बात की आपने, हावड़ा दिखाया और दक्षिण 24 परगना दिखाया। एक की 31 सीट और दूसरी की 16 सीट, और इसमें से इस 34, इस 31 और 16 47 सीट में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। जो एक सीट है वो इंडियन सेकुलर फ्रंट को गई थी, जो आईएसएफ को गई थी, जो वो फुरफुरा शरीफ वालों की पार्टी थी, और वही एक पूरा अपोजिशन एक सीट जीत पाया था वो, और बाकी सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। इस इलाके में अभी भी बीजेपी के लिए इतनी टफ लड़ाई है। ये जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो एक एडवांटेज जरूर बीजेपी को दे सकता है, थोड़ा बहुत एडवांटेज, लेकिन इस एडवांटेज को हम लोग इस तरह से समझें अगर कि ये ऐसे इलाके हैं ना, जैसे मान लीजिए ये दोनों तो यहाँ मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक पर्याप्त संख्या में है, और बाहर से जो आए बांग्लादेश से लोग, वो बांग्लादेश के मुसलमान भी, बांग्लादेश से आए दलित भी, बांग्लादेश से आए ब्राह्मण भी, वो इन जिलों में लेकिन सर्कल में एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो दलित आपने कहा वो दलित आबादी बीजेपी के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़ पाती है। वही जोड़ती है ना, मथुआ जो है, नाम शूद्र जिनको बोलते हैं, कोच राजवंशी जिनका इलाका निकल गया जहां चुनाव हो गया ऊपर उत्तर बंगाल में, उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी दलित आबादी है वो नाम शूद्र है, मथुआ है, और उनका कंसंट्रेशन इसी राउंड में है, सेकेंड राउंड में नदिया में, और नदिया के ठीक नीचे आपको उत्तर 24 परगना में, और उसके नीचे थोड़ा बहुत दक्षिण 24 परगना। यहाँ ब्राह्मण भी हैं जो बांग्लादेश से आए 1971 में, मुसलमान भी आए। जाहिर है सीए के बाद तो उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। लेकिन इस पर जो नाम कटे हैं एसआईआर में, उसमें मथुआ समाज के लोगों के बहुत नाम कटे हैं, हिंदू ब्राह्मणों के भी नाम बहुत कटे हैं इसमें। तो ये एक डिसएडवांटेज का फैक्टर इस नाते है कि नाम बहुत नाम कटे, सबसे ज्यादा सीटें फर्स्ट फेज में ज्यादा थी, नाम सेकंड फेज में ज्यादा कटे हैं। और नाम कटने का एक डिसएडवांटेज ये है, अब हम लोग जरा एक बड़ी तस्वीर पर बात कर रहे हैं कि जैसे 27 लाख जो नाम कटे हैं ना, तार्किक विसंगति के आधार पर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कटे हैं, उसमें हम रिपोर्ट देख रहे थे कि एक परिवार के 5 लोग हैं, उसमें एक आदमी का नाम कट गया, 4 आदमी का है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एसआईआर में पिछली बार सबके नाम थे, मैपिंग हुई है, उसके बावजूद एक आदमी का नाम कट गया, 4 आदमी का है। अब वो 4 आदमी जो वोट देने जाएगा,
वो उसका गुस्सा उसकी किसके प्रति नजर निकलेगा? में एक का जो वोट नहीं है वो वो आएगा। किसको विलन मांगने का? ठीक है। उसको उसकी नाराजगी तो एक होगी जो प्रकट हो सकता है चुनाव में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर दक्षिण 24 परगना में 30,000 के करीब नाम कटे हैं, वो एक एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन उस अंदाज में तो पूरा आप एडवांटेज जो नहीं बात होगा। कह रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि एसआईआर का कुछ क्षेत्रों में अगर एडवांटेज दिखाई दे रहा है तो कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पर डिसएडवांटेज भी बिल्कुल, दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल। मैं वो समझ पा इसी रही हूँ। सेकंड फेज में ही है ये इलाका। जी। नदिया में, उत्तर 24 परगना में, हुगली में, हावड़ा में, दक्षिण 24 परगना में भी, ये जिन जिलों में अभी चुनाव होने जैसे हैं। मैं डायमंड पूरा हार्बर overall- की आपने बात की, मतलब डायमंड हार्बर में पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें मेरे ख्याल से 60 कुछ % जो वोट शेयर है वो अभिषेक बनर्जी ने लिया बिल्कुल लोकसभा ठीक। चुनाव में। तो एक स्ट्रांग सीट है। हावड़ा में भी अगर आप देखेंगे तो हावड़ा के पूरी जो सीटें जिला हैं पूरा उसमें सही वो जबरदस्त तरीके से लेकिन अगर सर मैं TMC का- बीजेपी की ही बात को मानो, अगर उन्हीं के थ्योरी पर हम चले, अगर ये लहर वाला चुनाव है तब तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। हमें देखना ये होगा कि 4 तारीख को क्या होता है। लेकिन मैं सेकंड फेज की ओवरऑल पिक्चर में कोलकाता की भी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। कोलकाता में 11 विधानसभा सीट आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। कोलकाता पोर्ट सीट पर टीएमसी कैंडिडेट ने 68,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। भवानीपुर में भी टीएमसी ने 28,000 से ज्यादा वोटों से बाजी मारी थी, जहां बाद में उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की। राजबिहारी सीट से बात करें तो यहां पर भी टीएमसी कैंडिडेट 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें कि यहां पर भी जो मार्जिन है वो कहीं 20,000 का, कहीं 21,000 का है। बालीगंज सीट पर तो टीएमसी उम्मीदवार 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। चौरंगी और बेलिया घाटा की बात करें, 45,000 और 67,000 से ज्यादा के मार्जिन से टीएमसी के नेता चुनाव जीते। एंटली विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के कैंडिडेट 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर पाए और वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए, जहां पर मार्जिन ही 70,000 का, 75,000 का, 21,000 का, 20,000 का, इतना बड़ा मार्जिन हो, मैं तो ये कहती हूं कि जहां पर भी राहुल जी 12 से 20,000 का मार्जिन, अगर टीएमसी इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीती हो, वहां पर बीजेपी के लिए स्कोप किन कारणों की वजह से हो सकता है? सनातन का मुद्दा चल सकता है, बाबरी का मुद्दा चल सकता है, विकास का मुद्दा चल सकता है, परिवर्तन का, क्या मुद्दे काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट इन चुनाव में हमने देखे कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जो बंगाल में मतलब कि नागरिक वहाँ के बंगाल, वेस्ट बंगाल के सिटीजन हैं और बाहर मतलब बाकी देश में आके काम कर रहे थे, वो बहुत तादाद में वापस गए हैं, बहुत तादाद में। और वो इस कारण गए, उनको लगता था कि हमारा वोट कट जाएगा, हमारा नाम कट जाएगा, हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, हमारे को वहाँ पे ममता बनर्जी का वोट जा रहा था या वो बीजेपी का वोट जा रहा था? ऐसे लोग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से गए हैं। लेकिन हिंदू आबादी मेरी बात बड़ी सुनिए, वहां मैं 2 पहुंची है। चीजें बोल रहा हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग यहाँ से बाकी जगहों से वहां गए हैं, वो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं वोट ऐड करेंगे। लेकिन बाकी समुदाय जो है, जो यहाँ बाकी प्रदेशों से गया है और वहां पर उन्होंने अगर अच्छा काम बीजेपी का देखा है, तो नेचुरली वो असर कहीं ना कहीं आपको उनके वोटिंग पैटर्न में दिखाई देगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो एक माहौल है, एक चीज ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे फेज में, इस जो सेकंड फेज है, इसमें बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है। उसमें कोई दो राय नहीं, मार्जिन इतना बड़ा है। बिल्कुल बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पिछला फेज, फर्स्ट फेज जो है, उसमें बीजेपी एडवांटेज में थी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का इलाका था, जंगल महल का इलाका था, जहां पे वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इस फेज में कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये चुनाव तय करेगा। बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी इस बार कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर फंस भी गई है। उधर केजरीवाल की पार्टी की बात करना इसलिए जरूरी है कि बंगाल में तो खेला होगा नहीं होगा 4 मई को पता चलेगा। आम आदमी पार्टी में तो यहां सर खेला हो गया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल देखते रह गए और खेला हो गया, इतनी बड़ी फूट पड़ गई। अगले साल पंजाब में चुनाव है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने अरविंद केजरीवाल से बगावत कर दी। 2/3 सांसदों की बगावत, जिसमें दल बदल का कानून भी उनके ऊपर लागू ना हो पाए। उनकी सांसदी भी बची रही, उनकी पार्टी भी बदल गई। सोचिए जरा, बागी सांसदों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी एक्शन लेने जा रही है। वो क्या एक्शन लेगी, आप सुने। संजय सिंह कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को पत्र देंगे।
आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले इन राज्यसभा सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। तस्वीर आप देख रहे हैं और मतलब कुछ तो हैरानी होती है कि राघव चड्ढा भी इंतजार करते रहे कि कब उनके पास इतना संख्या बल हो जाए, 10 में से 7 सांसद उनके इकट्ठे हो जाएं जो सीधा बीजेपी में शामिल हो जाए तो दल बदल कानून उनके ऊपर लागू ना। अब संजय सिंह भले ये कहते रहे कि हम जो है उनकी सांसदी को अमान्य घोषित करने की मांग करेंगे। अब क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत? वो नहीं होना है, वो तो कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा। और पंजाब में 10 महीने के बाद चुनाव होने हैं तो क्या स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़ी बात है। और इसमें सिर्फ 2 ही चेहरे दिलचस्पी वाले हैं, एक चेहरा राघव चड्ढा का है और दूसरा संदीप पाठक का है। बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई आदमी, चाहे अशोक मित्तल हो, चाहे विक्रमजीत सिंह साहनी हो, चाहे हरभजन सिंह हो या राजेंद्र गुप्ता हो, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो ये एक व्यक्ति का हमने देखा, ये हमारा कोट नहीं है। उन्होंने लिखा कि भाई अगर कोई व्यक्ति टिकट कटा के बस में बैठता है तो ड्राइवर और कंडक्टर उसको थोड़े रोक लेगा बस में बैठे रहने के लिए, वो तो जहां मन होगा वहां उतर जाएगा। तो अब ये लोग टिकट कटा के बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल की बस में, अब इन लोगों की मर्जी हुई उतर गए। बिल्कुल ठीक। ये 2 लोग जो थे, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। संदीप पाठक तो चुनाव लड़ा रहे थे, संदीप पाठक तो चुनाव लड़ा रहे थे, दिल्ली में भी चुनाव लड़ा है, पंजाब में भी चुनाव लड़ा है, चुनाव रणनीतिकार थे। वो छोड़ करके चले गए इन लोगों को, तो ये एक बड़ी बात है। अब एक थोड़ी बड़ी तस्वीर हमको इसमें जो दिख रही है मीनाक्षी जी, वो ये है कि बीजेपी, पंजाब जो है बॉर्डरिंग एरिया है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है और इस इलाके में कई तरह के नए खतरे पैदा हो गए हैं। जिस तरह से आर्म्स और एम्यूनिशन दूसरी तरफ से आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से नशे की चीजें आ रही हैं, जिस तरह से कट्टरपंथी एक्टिविटीज बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित रही है। तो बीजेपी का ये जो इंटरवेंशन है, ये जो इस तरह से डिवीजन हुआ है, और ये खबर आई है कि पिछली बार जो टिकट बटे हैं पंजाब की 117 टिकटें जो बटी हैं, वो मोटे तौर पर राघव चड्ढा और संदीप पाठक के हैंड पिक किए हुए लोग हैं और उसमें ज्यादातर विधायक 92 में से इन दोनों के संपर्क में है। तो क्या इसके आगे कोई ऐसी टूट होती है, वहां कोई आम आदमी पार्टी के विधायक अलग होकर के अलग पार्टी बनाते हैं, वो सरकार बनाने का दावा करते हैं, सरकार अगर नहीं बनते कोई अस्थिरता होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी न किसी लेवल पर जो बीजेपी का इंटरवेंशन है, ये टूटना तो एक कहानी की शुरुआत है जी। इस कहानी अगले बंगाल में अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव के पहले अगर कोई पंजाब में बड़ा घटनाक्रम होता है, माफ करिएगा बंगाल नहीं पंजाब में, तो वो तस्वीर एक देखने वाली होगी। और बीजेपी का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं उस चीज के लिए कि उसके पहले किस तरह से करते हैं, ताकि ये जो एक्टिविटी जो बढ़ रही हैं, जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन सब चीजों के लिए जो खतरा बन रहा है, उसको कैसे हैंडल करें। मैं तो सर इतनी हैरान हो रही हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कल ही पोस्ट किया कि मुझे घर अलॉट हो गया है, और वो जिनके घर में रह रहे थे अशोक मित्तल के घर में रह रहे थे, वहीं से बैठ के अपनी चुनावी रणनीति बना रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि अशोक मित्तल का घर अब उनका घर नहीं रहा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को देखने की ज़रूरत है उन लोगों को, उनसे क्या अरविंद केजरीवाल क्या जो है पार्टी को साथ लेके चल भी पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो नेचुरली। संदीप पाठक ने कहा ना, मैं तो कभी सामने आया भी नहीं, हमेशा मैं पर्दे के पीछे काम करता रहा, लेकिन अब मैं त्रस्त हो गया हूं। मैंने कहा ना, इंटरनल डेमोक्रेसी को देखने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। 2 चीज़ें बस मैं ऐड करूंगा। एक तो जहां तक अशोक मित्तल का सवाल है, अशोक मित्तल का सवाल ये है कि वो बिजनेसमैन, हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, बाकी सब है। वो जब डिप्टी लीडर बनाया गया तो उसके बाद ईडी का छापा पड़ गया उनके यहाँ। तो ये फैक्टर भी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये फैक्टर को छुपे हुए हैं। जहां तक जो ड्रग्स का सवाल, बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धोखा कर दिया, धक्का। दूसरा ड्रग्स का, जहां तक मतलब पंजाब में जहां ड्रग्स का सवाल है, एक बड़ी मेहनत थी, उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, उसमें बुरा काम नहीं किया। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी क्या अपनी पार्टी को संभाल पाएगी या अरविंद केजरीवाल संभाल पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हालात हैं ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन जहां पर किसी पार्टी ने ठीक काम किया, मैं कहूंगा ठीक काम किया, जहां पे खराब काम किया, खराब काम किया। अब पंजाब में क्या होगा? पंजाब में बीजेपी का कोई आधार नहीं, वो बड़े एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में हो रही उठापटक की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राघव चड्ढा और उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले सांसदों से पंजाब चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन अपने आप में ये सब्जी नहीं बन सकती है। अब ये जो बात भगवंत मान कह रहे हैं, उसे सुने भी आप।
हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ईडी ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮਾਸ ਲੀਡਰਸ। ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 2/3 हो गया, 2/3 पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसीलिए कि उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकते, वो चले गए। 3 तो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं ना, फिर पार्टी तो हमारी स्टैंड करती है ना, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। जो बात भगवंत मान कह रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है कि ये जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये जस्टिफाई नहीं किया जा नहीं सकता। नहीं, ये आप ये जो कह रहे हैं, ये अगर ये कह रहे हैं, हाँ। जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आप? भेजा क्यों? अगर आप जीरा धनिया आपको लगता है तो क्यों उठा के राज्यसभा भेज दिया? अरे मैं कह रही हूँ सर, अपने आप में सब्जी भले ही नहीं हो जाती, लेकिन अगर सब्जी को स्वादिष्ट बनाना है तो इन सबकी जरूरत है। चुनाव जीतना है तो हर चेहरे की जरूरत है। अब लड़ने चुनाव अकेले ऐसे पंजाब में नाम खराब तो चुनाव भी खराब होगा ना। तो फिर राघव चड्ढा को क्यों भेजा था राज्यसभा सांसद बनाकर? वो दिल्ली में विधायक थे। संदीप पाठक को क्यों भेजा था? दिल्ली के विधायक थे, दिल्ली से विधानसभा छुड़वा करके उनकी बाई इलेक्शन सीट हुई जिस पर वो दूसरा इनका व्यक्ति जीत करके आया। ये दिल्ली के विधायक थे, उनको यहाँ से छुड़वाया, उनको पंजाब भेजा कि ओवरसी करेंगे, पंजाब की सरकार वो चलाएंगे। फिर वहीं से वो राज्यसभा गए। ये तमाम चीजें इन्होंने की। और ये सवाल राहुल जी ठीक कर रहे हैं कि ये उनसे पूछा जाना चाहिए भगवंत मान से कि जब इनका कोई आधार नहीं है, जनता के बीच ये लोग लोकप्रिय नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, वोट बैंक नहीं जोड़ सकते, तो इनको आपने राज्यसभा क्यों भेजा? आपने भेजा, ये आपकी गलती थी पहले कि आपने किसी वैचारिक आधार पर, वैचारिक रूप से आपसे जुड़ाव वाले को नहीं भेजा। आपने धनपतियों को खोजा, जो पैसे वाले लोग थे जिनका आधार नहीं था, आपने राज्यसभा भेजा। अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं उनके अपने पार्टी में क्या चल रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। जब आप इस तरह, वो हो सकता है कि मेंटली तैयार भी हो कि हम इन लोगों को ले आ रहे हैं, ये किसी दूसरे काम के लिए आ रहे हैं, किसी दूसरे कंसिडरेशन पर आप ले आ रहे हैं, ये छोड़ के चले गए। अब ये सवाल जो भगवंत मान के सामने, ये चुटकुलेबाजी ठीक है कि मुर्गे का ताज और ये सब चीजें चुटकुलेबाजी ठीक है। आप 7 लोग पार्टी नहीं होते हैं, या धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक, जो आप उनको कह लीजिए। ये जो आप सरकार इन्होंने 4 साल चलाई है, 10 महीने का है, ये कहाँ स्टैंड करती है सरकार? इनकी सरकार में ड्रग्स ऐसा मैनेज हुआ कि अमृतपाल ने खोल लिया कि हम ड्रग्स छुड़वाएंगे लोगों को, और एमपी हो गया, जेल में बंद आदमी। उसने जो वारिस पंजाब ने पार्टी बनाई और एमपी हो गया। बेअंत सिंह का जो बेटा, इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा, वो राज्यसभा चला गया, सरबजीत खालसा। तो ये कट्टरपंथी गतिविधियां वहां बढ़ी हैं, ड्रग्स है वहां, पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, इतनी इनसिक्योरिटी वहां, ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल बन गया पंजाब में, और 10 महीने के बाद चुनाव है। खाम ख्याली में या तो जी रहे हैं भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस तरीके से पार्टी के अंदर इतनी बड़ी टूट हो जाए और पार्टी के सर्वोच्च नेता को ये पता ना चले कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी घर का भेदी बन गया है। आप देखें, आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत हो रही थी, अभी भी है या नहीं वो तो पता चल जाएगा। 21 घंटे के बाद गुजरात में निकाय चुनाव की वोटिंग होगी कल, यानी कि 26 अप्रैल को 34 जिला पंचायत, 260 तालुका पंचायत, 84 नगर पालिका और 15 नगर निगम की 9,245 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी गुजरात के लोकल इलेक्शन को भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा से लेकर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी सबने रोड शो किया। केजरीवाल ने भी गुजरात निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात के लोकल इलेक्शन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस दोनों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने मुसलमानों पर जुल्म किया। तो ये तमाम बातें हैं। अब आम आदमी पार्टी ये चुनाव अगर अच्छा लड़ती है, अभी तक जो लड़ते हुए दिख रही है, तब तो ये कहा जा सकता है कि भाई जितनी भी टूट फूट हुई है उसका कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ये एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर काम कर जाता है कि भाई मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, वो आम आदमी पार्टी की जगह एआईएमआईएम को चुन लेते हैं, तब तो गई भैंस पानी में। आप सुने एक बयान, राजनीतिक बयान। सिर्फ वोट डालने वाले बनने से काम नहीं होगा, वोट लो, नेता बनो, लीडर बनो। सिर्फ वोटर मत बनो, शहरी बनो, सिटीजन विथ राइट्स बनो, ताकि हम अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब को बर्पा कर सकेंगे। कभी कांग्रेस थी तो फसाद होता था, अब बीजेपी है तो जुल्म बढ़ता जाता है। नफरत कभी खत्म नहीं होगी, याद रखो। अगर कोई तुमसे आकर कहेगा, तुम्हारे वोट की खातिर आकर कहेगा, मैं आपसे साफ कह रहा हूं, ये अंधेरी रात है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, याद रखो मुसलमानों।
इस देश में अगर अंधेरे को खत्म करना है तो हमको आगे बढ़कर हमारे बच्चों को और अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। नारे लगाने से अंधेरा नहीं छट जाता, जज्बाती तकारीर करने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उसी कौम को मिलता है इस देश में जिन्होंने अपने नेता को पैदा किया, और नेता आसमान से नहीं आएगा, जमीन से निकलकर नहीं आएगा, नेता तुम्हारे दरमियान से आएगा। एक गरीब का बेटा या गरीब की बेटी इस कौम की क़ियादत करने को खड़ी हो जाएगी। इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। ताफिदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुन लिया। राहुल जी, गुजरात का इलेक्शन देखिए, बहुत कुछ है नहीं। 700 से ज़्यादा सीटें जो है वो अनअपोज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई हैं बीजेपी के फेवर में, मतलब वहाँ रूलिंग पार्टी के फेवर में। 900 कुछ जो सीटें टोटल हैं उसमें से ज़्यादातर सीटों में ना तो कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना किसी और को कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। तो कैसा चुनाव है ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी वहाँ पे बीजेपी है और उसको बहुत स्ट्रांग जो है प्रेजेंस वहाँ पर है, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसा कोई अचंभे वाली चीज़ होने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं कोई सांस लेने की जगह है ना। अभी देखिए, एक असेंबली सीट पर भी एक बाई इलेक्शन हुआ वहाँ गुजरात में, और अभी इसके पहले जो एक बाई इलेक्शन हुआ था असेंबली सीट पर, विसावदर सीट पर, जो बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। केशुभाई पटेल वहाँ से एमएलए होते थे, और केशुभाई पटेल की अपनी पार्टी बनाने के बाद से कभी वहाँ बीजेपी नहीं जीती है। पिछले जब बाई इलेक्शन हुआ वहाँ आम आदमी पार्टी का जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो छोड़ के बीजेपी में चला गया। इसके बावजूद उस बाई इलेक्शन में विसावदर सीट फिर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो कुछ सर्टेन पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही थी। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो कांग्रेस को डैमेज कर दे, कांग्रेस को कुछ आगे नहीं बढ़ने दे। अब एक वोट के लिए 3 पार्टियां लड़ रही हैं जहां उनके कैंडिडेट हैं भी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि लोकल बॉडीज में सत्तारूढ़ पार्टी क्लीन स्वीप करती है हर जगह। तेलंगाना में कांग्रेस ने कर दिया, केरल में एक अपवाद था कि कांग्रेस ने किया, लेफ्ट इस बार हार गया, पिछली बार जीते थे लोग। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है वो क्लीन स्वीप करता है, तो इसमें बीजेपी के हाथ में सब चीजें जाएंगी। अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। देखिए, चुनाव जितने भी हो रहे हैं 2026 के, इम्प्लीकेशन इसका 27 तक में दिखाई देगा। फिर चाहे वो किसी पार्टी में टूट हो, केंद्र की ताकत हो, पश्चिम बंगाल में जो अभी इलेक्शन चल रहा है वो, या ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की हो। हलचल इतनी तेज हो गई है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जाट और मुस्लिम वोट की लड़ाई शुरू हो गई है। जाट वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में रैली करेंगे। अखिलेश यादव गाजियाबाद में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। जयंत चौधरी 27 के इलेक्शन में जाट और मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश में है, और इसी के तहत जयंत चौधरी आज मेरठ के मुस्लिम बहुल सीट पर एकता रैली करने जा रहे हैं। मेरठ के सिवाल खास में आरएलडी की एकता रैली होने जा रही है। सिवाल खास से मौजूदा विधायक भी आरएलडी के मुस्लिम नेता ही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट समीकरण को साधने की कोशिश में आरएलडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जयंत चौधरी। जयंत चौधरी भी जो कभी अखिलेश यादव के थे, वो हम जानते हैं कि वो बीजेपी के हो गए। लड़ाई जाट और मुस्लिम वोट बैंक की है। देखिए, जहाँ तक इन 126 सीटों का सवाल है जो पूरे वेस्टर्न यूपी की हैं, उसमें तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे ख्याल से 100 सीटों के आसपास जीते थे वो लोग। लेकिन खास तौर से कुछ इलाके हैं, जाट बहुल्य इलाके हैं, शामली का इलाका है या बाकी सारे इलाके हैं, मेरठ की भी कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया था। ये लगभग ऐसी सीटें हैं, मतलब 41 के आसपास की सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जो है वो जाट बहुल्य इलाकों में मुश्किलें पैदा होती हैं। और शायद यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जयंत चौधरी का साथ लिया और कोशिश जो है वो की। ये जो जाट पार है, अब कोई पिछले चुनाव के ही नतीजों को अगर मैं देख के ये कहूं कि केवल किसी एक पार्टी का या केवल किसी एक पॉलिटिकल नेता का जिसकी लीनियज ऐसी है, क्योंकि वो जाट फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जयंत चौधरी की बात करें, ऐसा नहीं रह गया है। ये नहीं है। अभी देखिए, जैसे अब अखिलेश यादव का फोकस भी इस इलाके पर है, वेस्टर्न यूपी पर। अभी आज वो रैली कर रहे हैं, और 29 मार्च को हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, मार्च के अंत में ग्रेटर नोएडा में भी उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। वो सद्भावना भाईचारा रैली कुछ करके एक उनकी रैली थी अखिलेश यादव की। तो वो तैयारियां अगले चुनाव की वो कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी का हम लोग देखें तो पूरी राजनीति, उनकी पिता की भी राजनीति, अजीत चौधरी की भी, तो वो ये था कि बीजेपी के साथ जब वो जाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी,
बीजेपी के साथ छोड़ करके वो दूसरे किसी गठबंधन में जाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जाट वोट की ऐसी तासीर हो गई है पिछले कम से कम 20-25 साल में। हम देख रहे हैं, हमको ध्यान है कि एक समय तो ऐसा 2009 राइट विंग का पॉलिटिक्स है। हाँ, राइट विंग की पॉलिटिक्स। और एक लंबा वीडियो ऑडियो आपको ध्यान होगा, अमित शाह बात कर रहे थे जब जाट नेताओं के साथ, तो किस तरह की बातें हो रही थी उनकी। ये जाटों के अंदर एक है कि वो धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि जाट भी मुसलमान के साथ वोट नहीं कर रहा है और जाटो भी मुसलमान के साथ वोट नहीं कर रहा है, जिनकी बड़ी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आपका मायावती का वोट बैंक हो गया। तो पहले अगर जाटो और मुसलमान का कॉम्बिनेशन हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाट मुसलमान हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाट और जाटो हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये जो तीन सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, ये तीन हैं। और अजीत सिंह की भी राजनीति, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, ये 9 का चुनाव था जब बीजेपी के साथ गए, जब वो कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस ने उनको 9 या 8 जितनी भी सीटें दी, एक भी नहीं जीते। बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने 5 सीट थी, 5 सीटें जीते वो लोग। जब मथुरा से जयंत चौधरी भी एमएलए हुए थे, बागपत से अजीत सिंह भी एमएलए हुए थे, जब 5 सीट जीते थे। तो ये तासीर है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करे तब भी बीजेपी के साथ रह के जयंत चौधरी की पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। अब वो अगर मुस्लिम के साथ कोई समीकरण बनाना चाह रहे हैं तो बिना मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उनको कोई वोट नहीं मिला। तो ये एक्सरसाइज तो वैसे भी अखिलेश यादव कर रहे होंगे ना? अखिलेश यादव अपनी कर रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए, उनको एक मुस्लिम प्लस जाट भी कुछ आ जाए, अगर हालांकि वो आता नहीं है, आता नहीं है, जाटो आ जाए, अगर मायावती कमजोर हो रही है उनका कुछ वोट आ जाए, या इसके अलावा जो वोट है वो हम कुछ ले लें। राजपूत भी इस इलाके में अच्छा है, और राजपूतों का जाट के साथ जो झगड़ा है वो हम लोग सब लोग जानते हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा हम लोग को पता है, बड़ा आइकॉनिक झगड़ा हुआ था। तो ये भी वो भी है, उस वोट को भी लेना है अखिलेश यादव को। तो अपनी राजनीति कर रहे हैं वो ठीक है। जयंत चौधरी जो कर रहे हैं वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। बीजेपी के साथ अगर उनको रहना है तो ये राजनीति उनको कतई पे नहीं करेगी। अब हम दमदार 10 में बात कर लेते हैं एक और संघर्ष की, जो बहुत बड़ा संघर्ष है और पूरी दुनिया के लिए है, मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष। पाकिस्तान में इस समय फिर जबरदस्त हलचल है और खबर यह है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अमेरिका से ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर आज पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सेकेंड राउंड की बातचीत कब होगी ये तो क्लियर नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान में भी गालिबाफ हैं जो बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. Unnecessary use of time की जो बात कैरोलिना लेविट कह रही हैं राहुल जी, नेसेसरी तो ये है कि इस वक्त बातचीत की टेबल पर आए और पूरी ताकत के साथ एक एक्सरसाइज हो जहां पर शांति आए। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि कोई बातचीत की अभी तक कोई आगे पहल हुई ही नहीं है। तो फिर ये कौन सी बातचीत है जो इस्लामाबाद में होने जा रही है? देखिए, ईरान, मुझे नहीं लगता ईरान की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया कि ये बातचीत होने जा रही है। अब्बास अरागची जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जाने की बात ज़रूर एक बार हुई थी, लेकिन क्या वो जा पाएंगे? क्योंकि ईरान में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वहाँ पर IRGC जो है वो पूरे कंट्रोल में है इस वक्त ईरान में, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि खमनेई, जो मौजूदा खमनेई हैं, वो भी जो है वो इस हालत में नहीं है कि बहुत सारा कुछ कर सकें। उनकी अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उनकी एक तो पैर में, एक बाजू में और फेस और ये सारी चीज़ों पे मतलब इंजरीज हैं, बर्न हैं और ये सारी चीजें आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो कहा था मजाक उड़ाते हुए ही कि इस वक्त उनकी सिविल गवर्नमेंट चला रही है या IRGC चला रही है, कौन नेता है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। और IRGC ने जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हैं उनकी भी ताकत को काफी कम कर दिया है। डिसीजन जो है IRGC ले रहे हैं। तो ऐसे में
अगर आप अराक्ची के साथ बात भी करते हैं तो कितनी फ्रूटफुल होगी ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे जो स्पीकर हैं वो इस वक्त ज़्यादा, लेकिन वो जाएंगे नहीं, जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं इस वक्त, और वो अगर नहीं जा रहे हैं तो इस बातचीत का कोई ख़ास मतलब रह नहीं जाता। दूसरा ये भी आप मान के चलिए कि यूएस अब जो है वो रास्ते खोज रहा है कि वो किस तरह से बाहर निकले, वो लगातार रास्ते खोज रहा है। वो वन साइडेड सीज़फायर को आगे बढ़ाने के पीछे मकसद ही ये था। वो रास्ते खोज रहा है कि किस तरह से वो ईरान की इस झगड़े से, इस वॉर से कहीं ना कहीं वापस अपने आप को। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में नेता कौन है ये नहीं पता, इसलिए बातचीत में वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone, too. अब जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अजीत जी, इसका तो सीधा मतलब ये है कि ईरान अब उस टर्बुलेंट फेज में चला गया है जहां से ईरान को पहले खुद स्थायित्व लाना होगा, जिससे कि वो किसी एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच सके जहां पर उनकी सिविल गवर्नमेंट और आईआरजीसी दोनों एक मत हो। नहीं, वो तो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उनको लीडरशिप का एक संकट है, वो उनको सुलझाना होगा। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि थर्ड ग्रुप आया, पहला ग्रुप खत्म हो गया, दूसरा ग्रुप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अरागची और गालिबाफ ये पहले ही ग्रुप के लीडर हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के ही लीडर हैं। लेकिन अरागची को लेकर बहुत सारे डिसकंटेनमेंट्स हैं जो आईआरजीसी में हैं। लेकिन अरागची ही बात कर रहे थे पहले भी अमेरिका के साथ, जो जिनेवा में बात हो रही थी, मस्कट में बात हो रही थी, अरागची ही कर रहे थे। और अभी पिछली बार गालिबाफ के साथ अरागची गए थे। अभी इस बार स्ट्रेटेजिकली सिर्फ अरागची के जाने की बात इसलिए हुई क्योंकि उधर से जेडी वांस नहीं आ रहे हैं। इनका तो ऑलरेडी ईरान का कहना है कि हम कुशनर और विटकॉफ से क्या बात करेंगे, उनके तो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, वो कोई डिप्लोमेटिक बातचीत थोड़े कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या बात करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी है कि उधर से वांस को उन्होंने स्टैंड बाई रख दिया, तो इधर से गालिबाफ को स्टैंड बाई रख दिया। और अरागची का जो भी जाने की बात है, ये रात उनके इस्लामाबाद पहुंचने की बात थी, लेकिन वो 3 देश की यात्रा पर निकलना था उनको। वो रूस भी जाने वाले थे और ओमान भी जाने वाले थे, तो वो एक दूसरी यात्रा थी जिसको इस बातचीत के साथ जोड़ा जा रहा है। तो एक तो ईरान का अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनल उनका जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है उसको वो लोग निपटाएंगे। लेकिन हम लोग को एक बात जो हम लोग लड़ाई शुरू होने के दिन से कर रहे हैं, 28 फरवरी से कर रहे हैं, कि पिछले साल जून 2025 के अमेरिकी हमले के बाद ही ईरान ने अपनी लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। सर्वोच्च नेता उस समय स्वयं आयतुल्लाह खामेनाई, अली खामेनाई स्वयं थे, उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया, उन्होंने मिलिट्री कमांड को डिसेंट्रलाइज किया। सभी 31 प्रांतों में आईआरजीसी की अलग अलग कमान बनाई गई। उनको पता था कि अगली बार जब हमला होगा अमेरिका इजराइल की तरफ से तो कितनी बड़ी तबाही होगी, और इसके लिए ईरान ने अपनी तैयारी करके रखी है। इसलिए ट्रंप को वो चिंता करने की जरूरत नहीं, ईरान अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सुलझा लेगा। ये जो सर डील हो रही है या युद्ध हो रहा है, मुझे ये इस सारी कॉन्वर्सेशन में ये जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरान का जो ईरान की जो प्रतिक्रिया है उसमें ना डील की तस्वीर है और ना युद्ध की तस्वीर है, समवेयर लाइंग इन बिटवीन। बिल्कुल, और वो ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि ईरान होर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर रहा है और ट्रंप अरब सागर को ब्लॉक कर रहे हैं, उसके वहां से जो निकलते हैं जहाज वहां ब्लॉक नाकाबंदी करके रखी है। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए संकट का माहौल खड़ा कर दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। ये उनको डिसाइड करना, ईरान तैयार है कि बातचीत करिए और मामला खत्म किया जाए, वो इस बात को उलझा रहा है। एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, मिडिल ईस्ट में जंग का मेन सेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की छोटी नावों को तबाह करने की धमकी दी है, जिनका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कर रहा है। आईआरजीसी छोटी नावों के इस्तेमाल से मालवाहक जहाजों को जब्त करता है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने कहा कि वो अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं और इन छोटी नावों को तबाह करने का पहला कदम, देखिए वो तस्वीर आपके सामने, छोटी छोटी नावों से बड़े बड़े कंटेनर्स वाले जहाजों को वो कैसे कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप सुने पीट हेग्सेट को। President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean.
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच की ये तस्वीर है। इसमें इजराइल वाला मैं पहलू लेकर आऊं, लेकिन इसमें राहुल जी पहला एक आपका कमेंट। हिक्सत से एक सवाल पूछा गया कि एक रिपोर्ट जो है वो आई है अमेरिका के पेंटागन से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर खोलना पड़ा, मतलब अगर सब कुछ हो भी जाता है तो भी 6 महीने लग जाएंगे। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि उनकी वो जो स्पीड बोट्स हैं, छोटी बोट्स हैं, जिसके ज़रिए वो जो कमर्शियल शिपिंग है उसको रोकते हैं, उसको आप तबाह कर देंगे। तो उनके पास छोटी सबमरीन्स हैं, उसको कैसे तबाह करेंगे? क्या आप अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, उसके बाहर खड़ा है क्योंकि वो बारूदी नहीं जा पा रहा ना। अगर इतनी ही आप में है। वो होती तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज लेके चले गए होते। अभी भी क्या हो रहा है, कमर्शियल शिपिंग को रोकने के लिए IRGC की ये जो बोट्स हैं ये जाती हैं, फायर करती हैं, उन पे फायरिंग करती है वार्निंग की, और उनको लौटा देती हैं और कई बार कब्जा तक कर लेती हैं। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। अमेरिका बाहर खड़ा होकर जो मर्जी बोलता रहे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब्जे में है, लेकिन अगर अरब सागर पर उसने अपनी नाकाबंदी कर दी है तो आप हॉर्मुज को तो क्रॉस कर लोगे, लेकिन आप चीन तक तो नहीं पहुंच पाओगे। आप बताइए, चीन का कौन सा जहाज जो है अमेरिका ने रोका? सर, चीन के साथ अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो जा ही सकता होता तब तो फिर ये ईरान और रशिया ये सब मुल्क कहां खड़े होते? आप चाइना की स्टेटमेंट्स देखिए। चाइना ने साफ साफ कहा है हमारा और ईरान का बायलैटरल एग्रीमेंट है जो ट्रेड का है, आप हमारे जहाज नहीं रोक सकते। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, क्योंकि वो रोकना चाहता है या नहीं रोकना चाहता, इसी सूरत में वो एक्शन ले रहा है। अभी 34 जहाज लौटाए हैं, उसमें सबके जहाज हैं। अमेरिका ने अभी अरब सागर, होर्मुज की खाड़ी पार करके अरब सागर तक पहुंचे 34 जहाजों को लौटाया है। मैं कह रही हूँ सर, अमेरिका ग्रीन सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, अपने ही ना दम पे दे रहा है। ईरान भले उसको कुछ भी कहे, ईरान अपने दम पर ही दे रहा है। जो जहाज लौटाए जा रहे हैं वो लाइबेरिया और इस छोटी फ्लैग वाले हैं, फ्लैग वाले जहाज हैं, उनके फ्लैग वाले जहाज। लेबनान की बात करनी इसलिए जरूरी है, जो की पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे ईरान की तरफ से, उसमें लेबनान भी एक इशू था। दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। दोनों ही देशों के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि सीज फायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। लेबनान के साथ हुए सीज फायर में इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया। לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא, נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. ये लेबनान में जो इजराइल हासिल करना चाहता था, अजीत जी, क्या उसने हासिल कर लिया? तभी वो बातचीत के टेबल पर आ गया, 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया। हाँ, ये तो ईरान के लिए भी जरूरी है कि ईरान के साथ भी अगर वार्ता करनी है तो लेबनान पर इजराइल को हमला रोकना होगा। और दूसरा, ईरान जहां तक इजराइल पहुंचा है, ईरान के लेबनान के जिन इलाकों पर हमला किया है उसका वहां तक का लक्ष्य है। उसके आगे जो सेंट्रल लेबनान का इलाका है, जो क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं, वहां भी हालांकि कुछ बम गिरे, वहां तक जाना ही नहीं है इजराइल को। तो लिमिटेड वॉर करके अपना जो हासिल करना है। और हिजबुल्लाह से बचाने की बात जो कह रहे हैं लोग, भाई हिजबुल्लाह के लोग वहां की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के लोग हैं। हमको लगता है कि कोई 20-25% के करीब सीटें तो हिजबुल्लाह के लोगों ने जीत रखी है, वहां पार्लियामेंट में भी है, हिजबुल्लाह पॉलिटिकल स्पेस में भी है। तो उससे कैसे बचाना है? क्या जो लेबनान की सरकार है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ आपकी मदद करेगी? तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। अभी इसके आगे क्या होता है वो देखना होगा।